जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एएलएच की नई ग्लिच पर एचएएल का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। भारत के नए रडार 500 किलोमीटर की दूरी से ही पकड़ सकती है चाइना के 5th जनरेशन फाइटर्स को। जोरावर टैंक्स की नई सुपीरियर कैपेबिलिटीज़। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे एयर डिफेंस सिस्टम। और भारत के लिए Su-57 के नए वेरिएंट का ऑफर। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें क्लेम किया गया था कि 4 सितंबर 2025 को इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एक ध्रुव हेलीकॉप्टर में उड़ान के बीच में ही उसकी टेल ड्राइव शाफ्ट यानी कि TDS में किसी तरह का ब्रेकडाउन आया था। और फिर इस इंसिडेंट के बाद से पूरी ALH फ्लीट के ही वन टाइम सेफ्टी चेक्स के ऑर्डर्स जारी किए गए थे। और ये भी कहा गया था कि इस TDS ब्रेकडाउन के रूट कॉज का पता लगाने के लिए HAL को भी सूचित कर दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स की इसी रिपोर्ट पर HAL की तरफ से एक ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन देखने को मिला है, जिसमें HAL का ये कहना है कि ये जो आर्टिकल है ये मिसलीडिंग कमेंट्री के साथ वन साइडेड व्यू यानी कि एक तरफा दृष्टिकोण को ही प्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद HAL की तरफ से बताया गया कि इस आर्टिकल में जो वन टाइम सेफ्टी चेक की बात की गई है तो वो एक रूटीन मेंटेनेंस प्रैक्टिस है जो कि किसी डिफेक्ट के बाद जारी की जाती है, और इस केस में वो टेल ड्राइव शाफ्ट है। और जो HAL है वो भारतीय सेना के साथ बहुत ही क्लोजली वर्क कर रही है और इसके रूट कॉज का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम को भी तैनात किया गया है। HAL ने इस बात को भी दोहराया है कि जो मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स हैं तो वह हेलीकॉप्टर्स की एयरवॉर्दीनेस को बनाए रखने के लिए क्रिटिकल होते हैं, और इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि सभी मेंटेनेंस डायरेक्टिव्स का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। बाकी ALH ध्रुव की फ्लीट ने 4.5 लाख घंटे से ज़्यादा उड़ान भरी है। 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से इंडियन आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड और सिविल ऑपरेटर्स के साथ सर्विस दी है। इसने ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्रों से लेकर तटीय क्षेत्रों तक दुर्गम इलाकों में भी उड़ान भरी है। और अभी जो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशंस और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चल रहे हैं तो उन हाई रिस्क हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस को ALH का इस्तेमाल करके ही कंडक्ट किया गया है, जो कि ALH प्लेटफॉर्म पर उनके विश्वास का प्रमाण है। और HAL ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि उनका मानना है कि व्यापक जानकारी और सटीक आंकड़ों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना महत्वपूर्ण है। HAL अपने प्रमुख स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के बारे में मीडिया द्वारा सटीक रिपोर्टिंग के महत्व पर सम्मानपूर्वक जोर देता है और चुनिंदा सूचनाओं के आधार पर गलत निष्कर्ष न निकालने पर जोर देता है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स की वो ALH वाली रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको एज सच कोई मिसलीडिंग कमेंट देखने को नहीं मिलेगा। भारत के डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा के लिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ईस्टर्न सेक्टर की 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर हैं, और इसी विजिट के दौरान उन्होंने रफाल ट्रेनर एयरक्राफ्ट से शॉटे भी कंडक्ट करी और साथ ही साथ एयरफोर्स स्टेशन हाशिमारा के पर्सनल के साथ इंटरेक्शन भी किया। इसके अलावा जो रफाल फ्लीट के लिए अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं तो उनकी भी समीक्षा करी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे फ्रंट लाइन फाइटर फ्लीट के सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ का एक फर्स्ट हैंड इंसाइट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि इस वर्ष मार्च के महीने में जो भारतीय वायुसेना को भारत की स्वदेशी सूर्य नाम की वेरी हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि VHF रडार सिस्टम्स हैंडओवर किए गए थे, जो कि भारत की एक ऐसी स्वदेशी रडार है जो 5th जनरेशन फाइटर्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो इस रडार को कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड्स दिए गए, जिसके बाद से इस रडार की जो डिटेक्शन रेंज अभी तक 360 किलोमीटर्स तक थी तो वही बढ़कर करीब 500 किलोमीटर्स तक हो चुकी है। और ये जो रडार है F-35 जैसे सेल एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। ऑफिशियली ये तो कंफर्म हो चुका है कि इस वर्ष के अंत तक जो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वो भारत और रशिया के एनुअल समिट में शामिल होने के लिए भारत की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। तो अब कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिनके मुताबिक रशियन राष्ट्रपति की इसी ऑफिशियल विजिट के दौरान जो रशिया है वो भारत को कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स ऑफर कर सकता है, जिसमें Su-57 का एडवांस वेरिएंट Su-57 M1E S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और S-70B UCAVs, तो ये ऑफर मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। और बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि Su-57 M1E ये कौन सा वेरिएंट है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें क्लेम किया गया था कि जो रशिया है वो Su-57 के एक एडवांस वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिसे Su-57 M1 या फिर Su-57 M के नाम से जाना जाएगा। और रशियन एविएशन मैगजीन्स के आंकड़े के मुताबिक इस Su-57 M1 वाले वेरिएंट का जो सीरियल प्रोडक्शन है वो अगले साल यानी कि 2026 से ही स्टार्ट होने की उम्मीद है। हालांकि एग्जैक्टली कितने नंबर्स में इसका प्रोडक्शन होना है तो इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और ये डिपेंड करेगा प्रोडक्शन रेट्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर भी। बाकी अलग अलग रशियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये जो एडवांस वेरिएंट है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड्स किए जाएंगे,
जैसे कि Su-57M1 में AL-51F1 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि वर्तमान समय में Su-57 में इस्तेमाल होने वाले AL-41F1 इंजन का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। और ये नया इंजन Su-57 को सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से बिना आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए जो Su-57 है वो मैक 2 तक की रफ्तार में क्रूज कर सकेगा। वहीं अभी वर्तमान समय में जो Su-57 का वेरिएंट है उसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी मैक 1.3 तक है। इसके अलावा इसके डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैटर फ्यूजलाज, मॉडिफाइड इंटरनल वेपन बेस, तो ये मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया गया कि क्या Su-57 का जो एयर फ्रेम है वो पूरी तरह से बदलेगा या पार्शली। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और रशियन मीडिया के मुताबिक Su-57 को एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स के स्मॉलर वेरिएंट के साथ भी इक्विप किया जा रहा है। हालांकि उस मिसाइल की जो स्पेसिफिक टाइप है वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अनुमान है कि रशिया की ज़र्कॉन मिसाइल का ही एक स्मॉलर वर्जन हो सकता है जो कि Su-57 के इंटरनल वेपन बे में आ सके। बाकी ये भी कहा गया कि Su-57M1 की रडार और ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट एक बार में और भी सेंसर डेटा को प्रोसेस कर सके। इसके अलावा AI इलेक्ट्रॉनिक को पायलट, एक बेटर टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये फीचर्स भी इसमें रह सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि Su-57 के अपग्रेड को लेकर कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफिशियली अभी तक रिलीज नहीं किए गए। ये फिलहाल अभी तक अलग अलग मीडिया सोर्सेज से ही सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर रशियन सोर्सेज हैं। अभी हाल ही में NDTV के मिस्टर शिवरूर और मिस्टर विष्णु सोम ने गुजरात में स्थित L&T की फैसिलिटी को विजिट किया था, जहां पर भारत के जोरावर लाइट टैंक पर काम चल रहा है, और अपने कंट्रोल प्लस ऑल्ट डिफेंस पॉडकास्ट के माध्यम से जोरावर टैंक से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी हैं। जैसे कि जोरावर लाइट टैंक है उसमें फिलहाल अभी अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि L&T ऑफिशियल के मुताबिक जर्मन इंजन को एक्वायर करने में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जोरावर टैंक में जो अमेरिकन इंजन इस्तेमाल किए गए तो वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे। इसके अलावा ये बताया गया कि जोरावर एम्फीबियस कैपेबिलिटी वाला टैंक है, और इस टैंक के लिए L&T ने स्मॉल वाटर जेट्स को भी विकसित किया है, और जो जोरावर है वो रिवर्स और लेक्स में भी 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ऑपरेट कर सकता है। जोरावर की जो मेन गन है वो बिना अपने फायर पावर को कॉम्प्रोमाइज़ किए लो रिकॉइल के साथ भी आती है, जो कि माउंटेनियस टेरेन में ऑपरेट करने के लिए एक प्लस पॉइंट है। और L&T इस टैंक में किसी भी 5th जनरेशन की ATGM को भी इंटीग्रेट कर सकती है। और L&T ने एक लाइट वेट टैंक होने के बावजूद भी इसमें हाई लेवल की प्रोटेक्शन को अचीव किया है। बाकी जोरावर टैंक के अभी तक इंटरनल ट्रायल्स किए गए, इसके यूजर ट्रायल्स के लिए जल्दी ये हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि इसके यूजर ट्रायल्स पहले होने थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो पोस्टपोन्ड हुए हैं। और L&T ऑफिशियल्स का भी मानना है कि ज़रूरत पड़ती है तो हाँ, जोरावर टैंक को एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में भी कन्वर्ट करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत को जोरावर लाइट टैंक चाइना के टाइप 15 जैसे लाइट टैंक्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है। और बाकी आप NDTV के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाके उनका यह जोरावर टैंक पर पूरा एपिसोड देख सकते हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से इंडियन आर्मी चीफ की फेक AI वीडियोज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है, और उनके माध्यम से फर्जी दावे किए जा रहे हैं कि देखिए कैसे भारतीय सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के फाइटर जेट्स के लॉस को स्वीकार किया है, जबकि एक्चुअल में आर्मी चीफ ने इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। और पाकिस्तान के इस तरह के फर्जी प्रोपेगेंडा से आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशंस को और भी इंटेंस करने के लिए CRPF की स्पेशल यूनिट्स और उनके कोबरा बटालियंस की 30 से अधिक नए फॉरवर्ड बेसिस को ओपन किया जाएगा, और जो कि टॉप माओइस्ट लीडर्स को टारगेट करने के लिए और भी डीपली मूव करेंगे। और जैसे कि भारत सरकार का टारगेट है मार्च 2026 तक नक्सल्स की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए साफ करना। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है कि अभी हाल ही में जो US एयरफोर्स का मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर सो कॉल्ड फ्लड रिलीफ सप्लाईज को लेकर लैंड हुआ था, तो सो कॉल्ड फ्लड रिलीफ सप्लाई को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के टॉप ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स खुद आए हैं। और आपको क्या लगता है कि जो फ्लड रिलीफ सप्लाई है इसमें किस तरह की और भी सप्लाईज हो सकती हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। और वैसे आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में अमेरिका में पाकिस्तानी डेलीगेशन की एक वीडियो सामने आई है, जहां वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स की भीख मांगते हुए दिखे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था वो उनके कोई भी काम नहीं आ पाए। इसके अलावा एक और अपडेट है, अभी हाल ही में इजराइल का एक जाना माना न्यूज़पेपर जिसका नाम है द जेरूसलम पोस्ट, तो उनकी वेबसाइट पर एक ओपिनियन पीस पब्लिश हुआ है कि जिस तरह से भी हाल ही में अमेरिका के इतने सारे दबाव के बावजूद भी भारत ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इजराइल है वो भारत से कुछ इंपॉर्टेंट सीख सकता है कि कैसे इतने सारे दबाव के बावजूद भी भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय सम्मान को ही कायम रखना चुना। हालांकि भारत का दृष्टिकोण एक कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन इससे एक स्पष्ट संदेश भी गया है कि भारत सबऑर्डिनेट या फिर इन्फीरियर स्टेट के रूप में व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा।
यानी कि इजरायली मीडिया में पब्लिश हुए इस ओपिनियन पीस के मुताबिक इसराइल को भारत से सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय सम्मान को कैसे डिफेंड किया जाता है, चाहे सिचुएशंस कितनी ही कॉम्प्लेक्स हो, कितनी ही डिफ़िकल्ट हो। और ये भी लिखा है कि भारत से हम सीखते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक फार रीचिंग स्ट्रेटेजिक एसेट है। और ये शायद अपनी तरह का पहला ऐसा आर्टिकल है जो कि इजरायली मीडिया में पब्लिश हुआ है जिसमें वो अपनी देश की सरकार को ही भारत से सीखने के लिए कह रहे हैं कि कैसे अपने राष्ट्रीय सम्मान को कायम रखा जाता है। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवयाया, स्क्वाड्रन लीडर जसबीर सिंह, स्क्वाड्रन लीडर एस.सी. भागवत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बबूल गुआ और फ्लाइंग ऑफिसर जे.एस. बरार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इनमें से स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवयाया को मरणोपरांत महावीर चक्र से और स्क्वाड्रन लीडर जसबीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के मेन फाइटर जेट्स कौन से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।